अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. Thank you, Arthur. Thank you so much. सर 2-3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में जो है पहली बार हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। टाटा और एयरबस दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो 2026 तक ये बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा सर इससे भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ईरान को लेकर है कि ईरान में 9 पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है और एक हंगामा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब भी ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ होकर आए अमेरिका, उसके बाद से ये इस किस्म की हरकतें ईरान की तरफ से हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो एयरबस का सेटअप है, वो सिर्फ सेटअप एयरबस का नहीं है। अगर देखा जाए तो जब से वो मिकरा आए हैं भारत में सेलिब्रेशन करने के लिए, उसमें वो ना सिर्फ ये बल्कि 6 एटमी रिएक्टर जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताऊंगा कि एयरबस जो वहां पे अपने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रही है H125, इससे पहले अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 45 एकड़ के ऊपर बोइंग जो है वो सबसे बड़ा कैंपस उन्होंने बनाया भारत के अंदर। फिर उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब एयरबस भी जाएगी वहां पे, पहले स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर बनेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो ये ट्रेंड है, बिलखसूस आगे तवज्जो उनकी इस चीज पे है कि डिफेंस की चीजें दुनिया में बेचने वाले ममालिक में, अफ्रीका में बिलखसूस जो भारत की तवज्जो है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में अफ्रीका से सारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं एम्बेसियों के बुला के, और जो डिफेंस अटाशे थे उनको बुला के ट्रेन किया गया दोबारा कि असला किस तरह बेचना है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा असला रशिया बेचता था और यूक्रेन की जंग के बाद वहां पे वैक्यूम आ गया था, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो उस मार्केट शेयर पे इस वक्त भारत की तवज्जो है। तो दर हकीकत इसमें डिफेंस पे ना सिर्फ वो बनाएंगे बल्कि वो आगे बेचेंगे अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में भी कई जगहों पे, क्योंकि सस्ता जो है असलहा बनाकर बेचेंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है। खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। दर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया गया, बांध दिया जाता है। गलत बात है। इसमें सबसे पहला तजर्बा जो है वो बांग्लादेश ने किया था। माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए उनको कर्जे देकर उन्होंने स्वेट शॉप्स बनाई, तो वो कॉटन का सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। वो आपने देखा ही होगा। उसके बाद अब ये मैं समझता हूं कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। दूसरा, तालीम याफ्ता जो यूथ है उसके बारे में उनको यूटिलाइज किया जाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं इसी के हवाले से एक और बात भी है जो खासकर कहना चाहूंगा कि जो अगले दिन वहां पे अवार्ड्स दिए गए हैं, आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे के ऊपर जो वो एक दिन पहले 25 जनवरी को अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों की परफॉर्मेंस होती है, और उसमें मैं हैरान था। जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, फॉक्सकॉन के जो उसके सीईओ हैं, उनको लियो लैंग, उनको जो अवार्ड दिया गया है पद्मा भूषण, उससे 2-4 सिग्नल जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि ना सिर्फ वहां पे हेलीकॉप्टर या डिफेंस होगा। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, और वो पहले ही इंटरेस्ट ले रहा था कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर हैं वो भारत में बनाएंगे। $1.6 बिलियन जो है वो पहले ही वो इस पे कमिटमेंट है कि भारत के अंदर वो अपने प्लांट लगाएंगे। ताइवान भी तीसरा दफ्तर खोल चुका है अपना, ट्रेड ऑफिस इन इंडिया। दूसरा सिग्नल जो है कि वन चाइना, जो उसका जो आइडियोलॉजी है चाइना की, वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है कि उनको भी सनब किया है, खासकर लियो लैंग को अवार्ड देकर। लेकिन ये सारी चीजें ट्रेड की हैं, सारी चीजें
दुनिया को अट्रैक्ट करने की है कि आप भारत में आके मेड इन इंडिया चीजों को प्रमोट करें। मैंने 2 अर्ज की थी आपको शायद, कि अमेरिका का डिक्लाइन इस वक़्त और भारत का राइज़। अगर हालात ऐसे चलते रहे तो अगले 20 सालों के बाद आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन ममालिक के अंदर भारतीय नज़र नहीं आएँगे, वो सारे वापस चले जाएँगे। क्योंकि जब चीज़ें वहाँ बनेंगी, अपने कंट्री के अंदर एक प्राइड है, उन्होंने जो नेशनलिज़्म दिया है, उससे उसके साथ मेरा मकसद है, ये सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं, कि अपने मुल्क को आगे लेकर भारत को किस तरह प्रमोट करना है। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जिस तरीके से फॉरेन डिग्निटरीज को लेकर मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं मोदी साहब, मैंने बताया था कि वो यूएई वाले को ले गए थे गुजरात, जापान वाले को, जापान का हेड आया उसको बनारस ले गए थे। तो ये हमारे फ्रेंच भाईजान आए हैं, इनको वो जयपुर ले गए हैं, वहाँ हवा महल के साथ उन्होंने शॉपिंग वापिंग भी करा दी उनको। तो ये नेशनलिज्म को प्रमोट करने के तरीकेकार हैं। अगर इस पॉइंट पे पहुंचे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए नेशनलिज्म बहुत जरूरी है, अपने मुल्क के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा, उसमें आपने जो क्वेश्चन किया है मैंडेट्स देने का, आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा भी एज ए पाकिस्तानी। यहां अमेरिका में भी बैठा हूं तो सारा दिन पाकिस्तान के लिए रोता रहता हूं। उसमें आपने कहा है कि पार्टियों ने मैंडेट दे दिए हैं, कौन सा मैंडेट दिया? मैं बड़ी शौक था, मुझे मियां साहब ने अनाउंस किया था जी कि मैं मैंडेट दूंगा। मैंडेट तो लिखा, वो जो मंशूर लिखा है वो सेनेटर सदीकी साहब ने लिखा है, मियां साहब ने सिर्फ भाषण दिया, तकरीर दी है, पढ़ा भी नहीं मंशूर को। और मुझे नहीं उम्मीद, हो सकता है कि मियां साहब और मैडम जो है मरियम जोगली, शायद वो भी लीडर है, चलाएंगे, उन्होंने पढ़ा भी हो वो कि क्या इसमें लिखा है। दुख के साथ मैं कहूंगा जर्नलिस्टों को बुलाया गया और वो मैंडेट की बजाय तकारीर शुरू कर दी, तकरीरें की उन्होंने वहां पे। जर्नलिस्टों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया मंशूर। मंशूर क्या है? दुख मैं बताऊंगा, सारा आलमियात है। मियां साहब ने कहा दूध की नहरें होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि दूध कहां से आएगा। बकरी का दूध होगा, भैंस का दूध होगा, गाय का दूध होगा, कहां से आएगा, कब पाउडर का दूध होगा, ये नहीं बताया। मियां साहब ने कहा जी कि हम नैब को खत्म कर देंगे तो करप्शन को किस तरह रोकेंगे, ये भी नहीं बताया। जो एक मुर्शद पाक ने जो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, इन्होंने भी वही वहां से निकाल के यहां ठोक दिया। 1 करोड़ नौकरियां देंगे। पूछा कैसे देंगे, कहते जी लोगों को कर्जे देंगे तो फिर वो उससे नौकरियां बन जाएंगी। ये आपको मैं बताऊं, एक इसके साथ जोक नजर आ मुझे जेहन में आ गया। किसी ने कहा यार कि वो देखें यार, मैंने बुलबुल पकड़नी है। उसने कहा बहुत आसान तरीका है, बुलबुल अभी पकड़ दो जाके। उसने कहा कैसे? उसने कहा उसके सर के ऊपर जाके मोम रख दें आप, वो पिघलेगा, उसकी आंखों में जाएगा, आप बुलबुल पकड़ लें। कितना आसान तरीका बुलबुल पकड़ने का। तो बिल्कुल वही तरीका है कि लोगों को कर्जे देंगे, वो भी अपने ही होंगे लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे, उनको कर्जे देंगे। अब मुझे मेरा क्वेश्चन, इसमें इन्होंने एक और गलती की। कहते 35 साल से जो यंग होंगे लौंडे लपाड़े, उनको कर्जे दे देंगे आसान, अपने जानने वाले रिश्तेदार बरादरियां। आपको पता है जाली शनाख्ती कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उस पर ले लेते हैं, इनके नुमाइंदे कर्जे ले लेते हैं। अच्छा, तालीम नहीं देनी, कर्जा दे देना है। एक जाहिल को कर्जा जब देंगे वो क्या करेगा उसके साथ, ये मेरा क्वेश्चन। तालीम इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके बच्चों के कारोबार हैं। इनके बच्चों को सियासतदान कौन मानेगा अगर ये कौम पड़ गई तो? अगर ये कौम पड़ गई तो इनका गिरबान पकड़ लेगी, भैया हमारा ये आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान में नहीं आता, गुर्दे हमारे बेच रहे हो, अयाशियां लंदन कर रहे हो, दुबई सारा खरीद लिया है, कहीं ये ना पूछ लेंगे। तो उसके लिए तालीम देनी नहीं है फिर। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है कि इस जाहिल कौम को जब आप कर्जा देंगे, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे उसके साथ? चले मर्जी आपकी। लेकिन उस मंशूर के अंदर मुझे बिल्कुल कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिससे ये नजर आए कि फला एक्सपोर्ट करेंगे, कौम को पढ़ाएंगे कैसे, तरक्की किस तरह करेंगे, बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने किसी किस्म का। इसमें कोई उन्होंने सर एक चीज उन्होंने और लिखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर भी वो काम कर पाएंगे। जो उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज को उनके राइट्स मिलेंगे और जो जबरदस्ती रिलीजन वगैरह चेंज कराया जाता है वो नहीं हो पाएगा, उस पर कोई लॉ लेकर आएंगे, लेकिन वो भी होता हुआ दिखता नहीं। ला तो आरजू किताबों में बहुत पढ़े हैं, कानून तो बहुत पढ़े हैं, उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसको, लोगों को डर किससे लगता है? पुलिस से लगता है। लोग पाकिस्तान में डरते हैं, अदालतों से डरते हैं, जजों से डर रहे हैं लोग। तो फिर आप कहते हैं कानून, कानून किसने इन्फोर्स कराना है? पुलिस ने। कानून किसने इन्फोर्स कराना है? जजों ने।
तो पाकिस्तान में तो खतरे ही जजों से है भाई, लोग तो डर ही पुलिस से रहे हैं। दूसरे तो लोग चले को थप्पड़ मार के छीन के ले जाएगा, ये तो ले जाके तो कपड़े उतार के मारते हैं आपको। तो देखें, ये इसके बारे में ये इनके बस की बात नहीं है। दुख इस बात का है कि जिस तरह 2018 में 2018 में एक बंदे को, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को लाके एक मजहबी रहनुमा बना दिया कि कहते हैं कोई नौजबिल्ला, कोई कहता है इमाम मेहदी है, कोई कहता है ये जिंदा पीर है, कोई कुछ कहते हैं। किस तरह, किस खूबसूरती से एक बहुत बड़ी शख्सियत क्रिएट कर दी गई 2018 में। आज बिल्कुल उसी तरीके से किसी के कंधे पे चढ़ के वो आए थे, आज किसी के कंधे पे चढ़ के ये आ रहे हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया था ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ उम्मीद दो लोगों से है, पता नहीं फिर वो कब हमारी किस्मत खुलेगी कि उसके ऊपर ऑपरेशन करप्शन पे कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ये मुझे कोई इसमें उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब उसमें तीसरी जो बात कर रहे थे आप ईरान के हवाले से, ईरान के अंदर जो 9 लोग अभी जो मारे गए हैं, उनके बारे में जो मैंने खबर पढ़ी है, सारा चीजें, वो वहां पे एज अ लेबर काम कर रहे थे। हाँ, ये उनमें एक बात जरूर है कि वो मारे गए तीनों, वो जो 9 मारे गए हैं वो पंजाबी हैं सारे। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा आरजू के पंजाबियों के खिलाफ नफरत ना सिर्फ उस साइड पे सस्तान बलोचिस्तान, आपके देखने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान वाली साइड पर भी बलोचिस्तान है, उसका नाम सस्तान बलोचिस्तान है, और जो पाकिस्तान वाली साइड पे बलोचिस्तान है उसका नाम तो पहले ही बलोचिस्तान है। वहां पे आप ये अंदाजा लगाएं कि लोग मजदूरी करने वहां जाते हैं पाकिस्तानी, वो मारने वाले बहावलपुर मुल्तान एरिया के लोग थे। लेकिन मुझे उस इलाके से थोड़ा सा अंदाजा इसलिए है कि मैं जहां से मैं पैदा हूं, जिस एरिया से, पाकिस्तान पंजाब से, लोग पंजाबी बच्चे वहां से पैदल क्रॉस करके टर्की जाते हैं, टर्की से आधे बेचारे समंदर में डूब जाते हैं आरजू, आधे वहां से ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। लेकिन और फिर रास्ते में हमारे पंजाब बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा नफरत है पंजाबियों से। क्वेटा के अंदर पकड़ घरों में घुस घुस के उनको मारा जाता था। बल्कि आज से कुछ अर्सा पहले यहां तक खबरें आती थी कि उस बसों में, ट्रेनों में घुस के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करते थे और जिसका पंजाबी नाम होता था उसको निकाल के मार दिया। तो सर ये अब क्या करेंगे? यहाँ पे अगर कोई ईरानी होगा क्या उसको मारेंगे? पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, आप तो मारते हैं सिर्फ पैसों चीजों, पैसे वैसे लेके मारते हैं आप, वरना किसी को क्यों मारेंगे आप? तो पंजाबी तो बहुत अकलमंद लोग हैं भाई, वो तो पैसे के बगैर तो नहीं मारते, वो तो पैसा वैसा देगा तो मार देंगे, नहीं वरना कौन मारेंगे? ईरानी यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे ईरानी ने आगे क्या करना है? आप तो हमारे शिया भाई ज़ियारतें करने जाते हैं ना, ईरानियों ने यहाँ आगे क्या करना है? आपके वहां से तो पाकिस्तानी भाग रहे हैं, ईरानी क्या करेंगे आगे? तो वो वहां से नहीं आएंगे, आपने क्यों मारना करना है? और दूसरा, उसमें हमारे वहां पे जो नए एम्बेसडर साहब है, टीपू साहब, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स दे दिए हैं रईसी साहब को, इब्राहिम रईसी को। आपके हालात तो नॉर्मल हो चुके हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा करना था, आपने उनको कुछ करना था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि जी, आज एक किसी से बात, उन्होंने कहा जी देखें, इस खित्ते के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व उनके वो सारा कुछ करवा रही है। भाई मैं क्या करवा रही है? तो पैसे तो आप लेके कर रहे हैं ना। ईरान ने जो 2 हमले किए हैं इराक पे और सीरिया पे, उनके मालिक है रशिया में बैठे हैं, वो उनको खुश कर रहे हैं। आप डॉलरों वाले हैं, आप उधर उनको खुश कर रहे हैं। तो सारे मरने मारने वाले तो गरीब लोग हैं। आप देखें ना, इस वक्त अगर देखें, मैंने अगले दिन एक बंदे से क्वेश्चन किया आरजू, बल्कि मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करूंगा, ये 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, एक भी कोई लीडर ऐसा है जो आपको नजर आता हो कि जो 1.9 बिलियन मुसलमानों का लीडर बनने की सलाहियत रखता हो, बाकिरदार हो, करप्ट ना हो? एक भी ऐसा मुसलमान मुल्क है जो ये सलाहियत रखता हो जिसको मैं कह सकूं कि दिस इज एन आइडियल इस्लामिक कंट्री? चले, ये 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है, 25 करोड़ लोगों को, इनमें से एक शख्स का नाम लें, मुझे इस वक्त बता दें, जो आप पाकिस्तान को इस सारी मुसीबतों से निकालने की सलाहियत रखता हो। कोई नहीं है सर। तो क्या वजह है? फिर आपका मुस्तकबिल क्या है? इन 1.9 बिलियन मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल है? 25 करोड़, इनका क्या मुस्तकबिल है? आज मैं इस हवाले से, बल्कि इस्लामिक जो चीजें आई हैं, मैं एक छोटी सी मैं अर्ज करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप भी जिस मुल्क में बैठे हैं, आपको खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। तो जब अगले दिन रियाज के अंदर अब लिकर स्टोर खुल रहा है, वहां पे शराब खाना खुल रहा है,
तो मैं क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूं, अभी रिसर्च करता हूं, पढ़ता रहता हूं। पहले मेरे ज़हन में ये था कि सऊदी अरेबिया हरमैन शरीफैन एक इस्लाम का मक्का है, वहां मदीना है, शायद इन्होंने इस्लाम के अंदर शराब पीना मना है इसलिए शराब बंद कर रखी है। लेकिन ये जो अब रियाज के अंदर शराब खाना खुल रहा है, उस पे मैंने जब रिसर्च की तो मेरी आंखें खुल गई। शराब बैन की गई 16, एक वाकया वहां पे हुआ 16 नवंबर 1951, 16 नवंबर 1961 में बर्तानिया का एक सफीर था, सेरल ऑटमन उसका नाम था, सेरल उस्मान उसका नाम था। पहले वो जाप वहां बड़ा अरसा जाप करता रहा, जाप के बाद उसको वहीं पे उसका बना दिया गया एम्बेसडर। उसके घर में पार्टी थी, तो शाह अब्दुल अजीज इब्न अब्दुर्रहमान अल सऊद जो कि फरमा रवा थे, रूलर थे, उनका 19 साल का लड़का था, मिश्री उसका नाम था, मिश्री बिन अब्दुल अजीज। वो आए घटाखट करके विस्कियां पी गए, शराब पी गए, धुत हो गए। तो जब वो सरल ने जब देखा, जो एम्बेसडर था, कि ये तो यार ये लौड़ा लपाड़ा तो लोगों के कपड़े फाड़ रहा है, तो उसने कभी इसको शराब नहीं पिलानी, उसने कही शराब दो। वहां पे झगड़ा हुआ सिर्फ इस बात पे कि वो मिश्री साहब कहते थे शराब और दो भाई, पैग बना के दो, विस्की पीनी है मैंने। उन्होंने कहा नहीं भी इसको नहीं देनी, तो झगड़ा हो गया। वो घर गया, भागकर जाके पिस्टल ला के उसने ब्रिटिश एम्बेसडर को गोली मारी, वो मर गया वहां पे। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया, जहां हर जुमे वाले दिन किसी बंगाली पाकिस्तानी का गला काट के सेल्फियां बनाई जाती हैं, हाथ काटे जाते हैं गरीब लोगों के, वो भी फॉरेनर्स के, ये देखें शरिया इन्फोर्स हो रही। तो 1952 के 51 में जब अदालत में केस चला, तो क्योंकि वो फरमा रवा का लड़का था, लौंडा, तो उन्होंने उसको बजाय सजाए मौत देने की उम्र कैद दे दी और फिर थोड़े अरसे बाद उसको रिहा कर दिया। तो जो बड़े बुजुर्ग थे शाह अब्दुल अजीज अल सऊद, जिनके नाम पर सऊदी अरेबिया है, उन्होंने कहा भाई यार आज के बाद यहां हम शराब नहीं बेचे। मैं पहले समझता था शायद इसकी इस्लामिक कोई इस वजह से, ये तो अब पता चला है कि वो अपना बच्चा फंसा तो उन्होंने कोई बंद कर, तो वहां पे अब लिकर स्टोर बन रहा है। अब देखिएगा, ये भी शुरुआत है, ये भी शुरुआत है ये। इसके बाद देखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान साहब ने कहा है हम दुबई को भी क्रॉस कर जाएंगे। दुबई में आपको पता ही है क्या चल रहा है, वहां क्या होता है। लेकिन आप तड़प रहे हैं, आप कहते हैं खुलफाए राशिदीन का दौर, 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, 6वीं सदी। हालांकि काम आप स्वाए पोर्क खाने के आप कोई भी इस्लामी काम नहीं करते पाकिस्तान, बता दें आप मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। शराब हर घर में चल रही, बल्कि अगले दिन मुझे मैं पाकिस्तान जब जाता हूं, दो दोस्त बैठते हैं, जब सारे ड्रिंक लेने लगते हैं, एक आध कह दे यार मैं तो पीता नहीं, लोग पूछते हैं यार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है यार। रिश्वत आम है, फराड आम है, हर लड़की के 3-3 बॉयफ्रेंड। बताए ना मुझे, या तो मैं गलत कह रहा हूं, बताएंगे। तो उसमें सर्कमस्टांसेस में आपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि आप बदनाम कर रहे हैं। कहते रियासत मदीना बनानी है, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं अमर बिल मारूफ है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो ये इस्लाम को बदनाम करना छोड़ दें आप प्लीज, अगर मेहरबानी फरमाएं। कोशिश करें नमाज तर्जमे के साथ अगर सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आप आज नमाज तर्जमे के साथ सीख लें, आपकी जूतियां वहां से चोरी नहीं होंगी, आपके वहां से पंखे चोरी नहीं होंगे, आप मस्जिदों में घुस घुस के बम नहीं मारेंगे। तो प्लीज नमाज तर्जमे के साथ सीख लें और मजहब को मजहब की हद तक ही रखें। और वो हर एक का अपना जाती मामला होना चाहिए। आरजू आपका और खुदा का, चाहे कोई भी, खुद आपका पर्सनल मैटर है, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन एक दोस्त के साथ बात हुई, तो किसी के दोस्त, उनका किसी के तू तकार हो गई, तो मैंने कहा यार आप इस तरह करो, जाके इससे माफी मांग लो, अपना इसका तुम छोटे नहीं हो गया, आप एक्सक्यूज सॉरी कर लो। उसने कहा नहीं यार मैं नहीं करूं। मैंने कहा यार कर, उसने कहा नहीं यार मैं नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं करता? मैंने कहा उसके अमाल उसके साथ हैं, उसके कर्म उसके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। और आज मैं बल्कि आरजू, आज मैंने एक नई चीज सीखी है, मैं बल्कि आज अपने देखने वालों को उसका भी कहूंगा कि आज देखिए, मैं मुसलसल नॉन स्टॉप आई एम स्टूडेंट, मैं हमेशा लर्न करने की कोशिश करता हूँ। ये जो नई चीज देखी है गुस्से के हवाले से, ये अभी जब तूतकार की बात आई, तो मैं आपके देखने वालों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खामोशी का रोजा रखें।
दुनिया के अंदर हर मजहब के अंदर इसका बुर्दबारी का जो है सबक दिया जाता है। 2 चीजें यहाँ पे बताऊंगा जो मुसलसल। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उनके पहले उनकी वो हर अपना रिस्पॉन्ड 3 महीने तक रोक लेते थे। उन्हें गुस्सा आता था, जो फाइल आती थी उनको पसंद नहीं आती थी, 3 महीने के बाद उसका जवाब देते थे। लेटर ऑन एक रूल ऑफ थंब एस्टेब्लिश हुआ, वो ये था कि अगर कोई आपको गाली दे, आपको गुस्सा दे, तो उसका रिस्पॉन्ड एटलीस्ट 12 मिनट के बाद दें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में इसमें तब्दीलियां आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मेरे जो फेवरेट हीरो हैं, लीडर हैं, उनमें महात्मा गांधी का नाम भी है। महात्मा गांधी अक्सर खामोशी का भर्त रखते थे। मैंने शायद 2020 सर मौन भरत कहलाता है शायद वो, हाँ इस जी, तरह का कुछ नाम है। मैं उसको खुद भी कोशिश अब शुरू करने लगा हूँ। पहले भी हफ्ते में 1 दिन मैं फ़ोन वगैरह बंद नहीं उठाता। और आपको पता होगा कि जूदाइज़्म, यहूदी जो है, सैटरडे को वो सैबत है, वो भी चीज़ नहीं लगाते। इनके पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है। खामोशी, हफ्ते में 1 दिन सेल्फ इवैल्यूएट करना, इसका रोज़ा रखना, अपना करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिस्पॉन्ड प्लीज़ 12 मिनट के लिए होल्ड करें अपने जज़्बात को, आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी। गुस्सा हर चीज़ का आंसर नहीं है, नफ़रत हर चीज़ का आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर लास्ट में जाने से पहले अमेरिका से भी शिकायत की है भारत की, पाकिस्तान ने, कि जी यहाँ पे वो जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं और रॉक एजेंट यहाँ पे मार रहे हैं, तो अमेरिका आपके ख्याल से क्या जवाब देगा पाकिस्तान को? अमेरिका के जवाब देने के हालात आपको बता देता हूं, बल्कि इस पे भी मैं तफसील से बात करूंगा। अमेरिका के अपने हालात ये हैं कि इन्होंने ट्रिलियंस डॉलर इराक में लगाए थे। हम्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, तो 2-4 मुल्क तबाह करके, कौम का पैसा तबाह करके, माओ के बच्चे मरवा के, आज हालत ये है कि पिछले हफ्ते इराक ने कह दिया कि आपके 2500 लोग यहाँ मौजूद हैं फौजी, आप इनको निकालें यहां से। तो ये अपने इनके हालात खराब है, किसी का क्या करेंगे। अब जो उसके ऊपर इश्यू के ऊपर मैंने उसको बिल्कुल बड़े गौर से पढ़ा है, जो उस पे मुझे एतराजात थे कि वो 2 हादसात हुए, पाकिस्तान ने 2-3 साल उसका इंतजार क्यों किया है भाई। अब मैं जब ये पूछा, मैंने क्वेश्चन अपने कुछ दोस्तों से, कहते जी उस वक्त पाकिस्तान फैटफ में था इसलिए बात नहीं की। तो अब आपने बात निकाली उसकी। फिर उसके बाद भारत से जवाब आया कि भाई आप खुद पाकिस्तान के अंदर अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, कुछ दहशतगर्द आपके साथ चलते हैं, कुछ आपके खिलाफ चलते हैं, तो उनमें से ये किसी का होगा। अब ये मुझे तो अब इसको अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी आगे मजीद, अगर दोनों मुल्क कोऑपरेट करें तो पता चलेगा। दूसरा एलिगेशन लगाया गया, भाई आप, इसकी मिसाल ये थी, उसामा बिन लादेन भाईजान भी आप ही के पास थे वहां पे, तो आप इस चीजों में इन्वॉल्व हैं। दूसरा उसमें उन्होंने कहा है जो बोगे वो काटोगे, ये भारत के फॉरेन ऑफिस ने कहा है। और तीसरी उनमें जो मिसाल जो है वो देखें कि वो ईरान वाले भाईजान भी आपसे नाराज हैं कि जैश अदल भी आपके पास बैठी है। हम्म, और उसके बाद जब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, इकॉनमी खराब होगी, लोग भूख से बच्चे मार रहे होंगे, तो फिर वहां पे दहशतगर्दी तो होगी। तो इन चीजों का हल ये है, कोशिश करें, कोशिश करें, खुदारा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें, आप तभी बच बिल्कुल। सकेंगे। वरना ये जिस तरह के हालात हैं कि वो फला मार रहा है, फला नहीं मार रहा है, इससे कुछ ना निकलना है ना निकलेगा। जो अफसोस जो मुझे इन सारी चीजों से आता है, होता है, मेरे जैसे कई दोस्त ऐसे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ इसी चीज के अंदर तरक्की पॉसिबल है जब आप पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करेंगे। इसमें ना बिल्कुल। सिर्फ भारत है, इसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है। इनके साथ स्मगलिंग बंद करें, ट्रेड करें इनके साथ, जो कि सही तरीका कार है। देखें ना, 2 मुल्कों के साथ आप स्मगलिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान से स्मगल हो रहा है सारा कुछ। आपके आपके सब लोगों को पता है स्मगलिंग हो रही है वहां, और आज से नहीं हो रही, और आप खुश हैं। और जब स्मगलिंग होती है वहां पे दहशतगर्दी भी होती है, वहां पे इस तरह के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान की इज्जत करना शुरू सीखें, इससे मोहब्बत करना सीखें। इसी के अंदर पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल इसके अंदर पनाह है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और इन्हें ये बात सोचनी पड़ेगी और इसको सीरियसली इनको जो है सारी कंट्रीज जो भी पाकिस्तान के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं उनके साथ टर्म्स को ठीक करना पड़ेगा, वरना हालात और खराब होंगे। इस वक्त इलेक्शन से भी कोई खास लोग खुशी नहीं है और ना ही कोई हिस्सा लेने की बात कर रहा है, यानी वोट डालने जाने के लिए लोग अभी तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।